प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में हिंदी में हमारा जो 3rd चैप्टर है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वह पढ़ेंगे। आज हमारे यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमने इसमें पढ़ा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक दिवस के रूप में मनाने की पहल की और लगभग सभी देशों ने इस पर अपनी सहमति प्रकट की। इसके बाद हर साल 21 जून 2015 से योग दिवस मनाया जाने लगा। अब हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले हमारा योग दिवस दिल्ली में आयोजित किया गया और उसमें लगभग 36,000 लोगों ने भाग लिया। एक्चुअल जो संख्या थी वह थी 35,985। दूसरा योग दिवस चंडीगढ़ में आयोजित किया गया और इसमें भी हजारों लोगों ने भाग लिया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसमें भाग लिया और दूसरे योग दिवस का मुख्य विषय था कनेक्ट द यूथ। इसके बाद जो तीसरा योग दिवस जो 21 जून 2017 को मनाया गया वह लखनऊ उत्तर प्रदेश में मनाया गया और उसका विषय था युवाओं की भागीदारी, यानी युवाओं को उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना, यानी योगा फॉर हेल्थ उसका मुख्य विषय था। चौथा योग दिवस, इससे पहले जितने भी योग दिवस हुए उन सभी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। इसी तरह हर बार योग दिवस मनाया जाता रहा और चौथा योग दिवस जो 21 जून 2018 को मनाया गया उसका मुख्य विषय था शांति के लिए योग। तो इसमें हमें मुख्य विषय याद करने हैं, जैसे कि दूसरे का मैंने आपको बताया कनेक्ट द यूथ। जो तीसरा योग दिवस था उसका जो मुख्य विषय था योगा फॉर हेल्थ। जो चौथा योग दिवस मनाया गया उसका विषय था शांति के लिए योग। भारत योगियों की मुख्य भूमि रही है। यहाँ जैसे वर्तमान समय में भी श्री श्री रविशंकर जी और बाबा रामदेव जी मुख्य योग गुरु माने जाते हैं। योग हमारे शरीर पर हमेशा सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके लिए हमें किसी भी बाहरी साधन की जरूरत नहीं होती है। तो इसके आगे आज हम पढ़ेंगे कि हमें योग के बारे में क्या मुख्य जानकारी दी गई है। हम आगे पढ़ते हैं। गुरु ही सही प्रकार से आसन और प्राणायाम कराते हैं, यानी हमें शुरुआत में गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। जब हम योग करना शुरू करते हैं तो गुरु ही हमें सही प्रकार से आसन और प्राणायाम कराना सिखाते हैं। योग का लाभ स्त्री पुरुष बच्चे सभी उठा सकते हैं। अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप, यानी अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तथा विशेष प्रकार के लाभ पाने के लिए विशेष प्रकार के आसन करने होते हैं। हमें अपनी अपनी जरूरतों के अनुसार और विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार के योग और आसन करने होते हैं। जैसे बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने, उनका पढ़ाई में मन लगाने और बढ़ते शरीर की आवश्यकता के अनुरूप अलग अलग प्रकार के योग आसन करने होते हैं। देखो, अगर कोई बच्चा आसन या योग करना चाहता है तो इसके लिए बच्चों के लिए सबसे जरूरी योग किसके अनुसार होते हैं? पहला, बच्चे की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ऐसा भी योग होता है कि उससे उसका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाता है। तीसरा, बढ़ता शरीर। उसका शरीर अब जैसे बढ़ रहा होता है तो उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको अनेक प्रकार के अलग अलग तरह के आसन और योग करने होते हैं। और किसी रोग को ठीक करने के लिए अलग अलग प्रकार के आसन, और जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर किसी व्यक्ति को कोई विशेष तरह का रोग है तो उस रोग को ठीक करने के लिए अलग तरह का आसन करना होता है। अतः गुरु की देखरेख में ही योगिक क्रियाएं करना आवश्यक है। इसलिए गुरु की देखरेख में रहकर ही हमें योगिक क्रियाएं करनी चाहिए, जिससे हमें योग का पूरा लाभ मिल सके। अगर हम किसी गुरु के निर्देशन में रहकर आसन करेंगे, योग करेंगे, तो इससे क्या होगा? हमें उस योग का पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि एक गुरु हमें सही मार्गदर्शन कराएगा और इससे हमें योग करने सही तरीके से आएंगे और इसका फायदा ये होगा कि जो योग है उसका हमें पूरा लाभ मिल सकेगा। भारत को दुनिया पुरुषार्थी योगियों के देश के रूप में जानती है। हम भारतीयों को जो पूरी दुनिया है
योगियों के देश के रूप में जानते हैं और कैसे योगी पुरुषार्थी यानी मेहनती योगियों के रूप में हमें जाना जाता है, हमारे देश को जाना जाता है। यहाँ एक से बढ़कर एक महान योगी हुए हैं। हमारे भारत में एक से बढ़कर एक सुप्रसिद्ध योगियों ने जन्म लिया। वर्तमान समय में भी है, पहले भी थे। वर्तमान सदी में श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव के योगदान से योग को जन जन तक पुनः स्थापित किया गया। तो वर्तमान समय में कौन है? वर्तमान समय में श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव। इन दोनों योगियों के योगदान से योग को हर एक व्यक्ति तक पुनः स्थापित किया गया। यानी बाबा रामदेव भी योग गुरु हैं, श्री श्री रविशंकर भी योग सिखाते हैं, योग करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि योग को इनकी मदद से प्रत्येक व्यक्ति तक दोबारा से पहुंचाया गया। बाबा रामदेव ने विगत 3 दशकों से योग आसनों का प्रदर्शन कर तथा योग के लाभ बताकर देश भर में करोड़ों लोगों तक योग को पहुंचाया है। तो बाबा रामदेव ने क्या किया? विगत यानी बीते हुए 3 दशकों से, यानी बीते हुए 3 दशक, 10 होता है 10 यानी पिछले 30 सालों से योग आसनों का प्रदर्शन किया है और योग के लाभ बताए उन्होंने तथा इससे देश भर में करोड़ों लोगों तक उसका फायदा हुआ। देश भर के करोड़ों लोग बाबा रामदेव को देखकर योग करते हैं और अपनी अनेकों बीमारियों को ठीक करते हैं, अनेकों लाभ प्राप्त करते हैं। योग के चमत्कारी प्रभावों के साथ साथ आयुर्वेद के लाभों को भी दुनिया भर में प्रसारित करने में इनकी सराहनीय भूमिका है। देखो, इन्होंने मात्र योग नहीं किया बल्कि योग के चमत्कारी प्रभाव के साथ साथ आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियों का देसी तरीके से इलाज बताया गया है। तो ये बाबा रामदेव क्या करते हैं? देसी दवाइयां बनाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है वो दवाइयां, कोई भी उनका दुष्प्रभाव नहीं होता। तो इस दिशा में भी इन्होंने अत्यंत सराहनीय यानी प्रशंसा की योग्य भूमिका इन्होंने निभाई है और लोगों को अनेक रोगों से दूर करने में इन्होंने मदद पहुंचाई है। आगे देखते हैं। वस्तुतः योग प्रकृति के निकट आने और प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने का सहज और सरल मार्ग है। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब हम योग करते हैं तो हमें किसी बाहरी साधन की जरूरत नहीं होती कि हमारे पास कोई सामान होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? हमारे पास सिर्फ स्वच्छ वातावरण, ताजी हवा और खुला स्थान। हम खुले स्थान में ताजी हवा में बैठकर योग करेंगे तो हमें योग का पूरा लाभ प्राप्त होगा। किसी बाहरी साधन की हमें जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ बताया गया कि जो योग है प्रकृति के निकट आने। प्रकृति के निकट कैसे आएंगे हम? देखो, अगर हमें योग करना होगा तो हम सुबह जल्दी उठेंगे, ताजी हवा में बैठकर, प्रकृति की ताजी हवा में बैठकर हम योग करेंगे। तो इससे क्या होगा? हम प्रकृति से जुड़ जाएंगे और प्रकृति के अनुसार जीवन जीने को। और अगर हमने 2 से 3 दिन लगातार अगर हम योग कर रहे हैं तो हमें उसकी हैबिट हो जाएगी और हम प्रकृति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देंगे। प्रतिदिन आधे घंटे योग करके भी हम शरीर को स्वस्थ और मन को ऊर्जावान रख सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि जरूर नहीं कि हमें 2 से 3 घंटे ऐसे योग करना है। तो इन्होंने बताया कि प्रतिदिन अगर हम मात्र आधा घंटा भी योग करें तो इससे क्या होगा? हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा और मन भी ऊर्जावान, स्फूर्तिवान होगा। शरीर से सारे रोग दूर हो जाएंगे और मन से भी सारी दुविधाएं मिट जाएंगी। निराशा को दूर भगा सकते हैं। जैसे हम सारा दिन परेशान रहते हैं, मन में अनेक चिंताएं होती हैं, लेकिन अगर हमने योग करना शुरू किया तो हम अपने मन की निराशा को भी दूर कर सकते हैं और आशावान होकर सफल जीवन का आनंद ले सकते हैं। जब हमारे मन से निराशा ही दूर हो जाएगी तो हम क्या बन जाएंगे? आशावान, यानी कि हम हर एक चीज को पॉजिटिव वे से देखना शुरू कर देंगे और हमें अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। हर वर्ष 21 जून को आने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें अपने देश की स्वस्थ परंपरा, योग और इसके सुखद परिणामों की याद दिलाता रहेगा। जैसे हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। शुरुआत हुई थी इसकी 2015 से। तो हर साल जो 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं तो इससे हमें क्या याद रहेगा? देश की स्वस्थ परंपरा, कि हमारा पूरा देश इसमें एकजुट होकर अपना योगदान दे रहा है। तो हम अपने पूरे देश के व्यक्तियों को स्वस्थ बनाने की परंपरा में अपना योगदान देंगे और इसके सुखद परिणामों और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, कितने सुखद परिणाम निकलते हैं, यह हमें हमेशा याद आता रहेगा। कब? हर साल 21 जून को। ध्यान रहे कि
योग न केवल तन मन को स्वस्थ रख सकता है अपितु आतंकवाद, उग्रवाद जैसी वर्तमान विश्व की भयानक समस्याओं के स्थायी समाधान में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जो योग क्या करता है, हमारे शरीर को और हमारे मन को स्वस्थ रखता है। तो यहाँ ये बताया गया कि जो योग होता है मात्र तन और मन को स्वस्थ नहीं रखता, बल्कि आतंकवाद और उग्रवाद इसको भी ये खत्म करता है। जैसे ये जो वर्तमान समय की भयानक समस्याएं हैं, इनका स्थायी समाधान निकालने में भी यह सहायक सिद्ध हुआ है। कैसे हुआ है? मान लो जैसे हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को शुरू किया तो हमारे साथ 177 देशों ने सहमति दिखाई। तो इससे क्या हुआ कि हम दूसरे देशों के साथ मित्रता का संबंध स्थापित कर सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि हम योग करेंगे तो हमारे शरीर से अनेकों बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो वर्तमान समय की जो ये भयानक समस्याएं हैं, ये भी योग की मदद से खत्म की जा सकती हैं। अंततः योग ही वह साधन है जिस पर सारी दुनिया का सुखद भविष्य अवलंबित है। तो वर्तमान समय में यहाँ बताया गया चैप्टर के लास्ट में कि अंत में योग ही वह साधन है जिस पर पूरी दुनिया का सुखद भविष्य अवलंबित है, यानी कि आश्रित है। अगर हम योग करेंगे तो हमारे शरीर की बहुत ज्यादातर बीमारियां अपने आप ही नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसके बाद है हमारे मौखिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें पाठ में नायाब खजाना किसे कहा गया है? आंसर है योग को, यानी योग को एक ऐसा नायाब अनूठा खजाना कहा गया है जो बिना खर्च के और बिना मेहनत के हमें प्राप्त हो सकता है। सेकंड है, विश्व भर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? बार बार हमने पढ़ा इस बात को कि विश्व भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। और नेक्स्ट में पूछा गया वही क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बताने वाली थी कि प्रथम योग दिवस का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? प्रथम योग दिवस का समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया। दूसरा कहाँ आयोजित किया गया था? दूसरा समारोह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। और तीसरा कहाँ किया गया था? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। तो हमें ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था? तो पहले का इन्होंने विषय नहीं बताया, लेकिन दूसरे का बता रखा है। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय था कनेक्ट द यूथ, यानी जो यूथ यानी हमारा जो युवा वर्ग है उनको कनेक्ट करना, उनको जोड़ना। ये था हमारे दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय। आज हमने पढ़ा कि जो योग है वह हर कोई स्त्री पुरुष या बच्चे हर कोई उसको कर सकता है। योग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और इससे हमारे शारीरिक विकार, मानसिक विकार सब दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा योग करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा 3rd चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कंप्लीट होता है और इसके मौखिक क्वेश्चन हमें नोटबुक में राइट करने हैं। चैप्टर बहुत अच्छे से रीड भी करना है और मौखिक क्वेश्चन नोटबुक में राइट भी करने हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।